15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क सिटी के लागार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रेडी था। फ्लाइट 1549, जिसका कॉल साइन कैक्टस 1549 था, इसे पहले तो नॉर्थ कैरोलिना के डगलस एयरपोर्ट जाना था और फिर वहां से सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस विमान में 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर को मिलाकर टोटल 155 लोग सवार थे। प्री फ्लाइट चेक के बाद कैप्टन ने ओके कहा और उन्हें टेक ऑफ परमिशन भी मिल गई। इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे 57 साल के कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर, जो एक फॉर्मर फाइटर पायलट थे और वो कोल्ड वॉर के टाइम यूएस एयर फोर्स को अपनी सेवा दे चुके थे। चेस्ली सलेनबर्गर एक एक्सेलेंट ग्लाइडर पायलट होने के साथ साथ एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट भी थे और उन्हें 20,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट थे 49 साल के फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स। इनके पास भी 15,600 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा प्लेन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स शीला डायल, डोना डेंट और डोरीन वेल्श ऑन बोर्ड थे। खैर, अब टेक ऑफ परमिशन मिलते ही कुछ ही मिनट में एयरक्राफ्ट रनवे 4 की ओर निकल पड़ा। 3:25 पर यूएस एयरवेज हवा में था और करीब 1 मिनट में ही ये 700 फीट की हाइट पर पहुंच गया। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, विजिबिलिटी भी काफी अच्छी थी। कैप्टन सलेनबर्गर ने विंडस्क्रीन से देखकर कहा, व्हाट अ व्यू ऑफ द हडसन टुडे। तभी उड़ान के करीब 2 मिनट बाद ही ड्यूरिंग क्लाइंब आउट कनेडियन गीज या कहले कनेडियन हंसों का एक झुंड तेजी से आकर प्लेन से टकरा गया और इस वक्त प्लेन लागार्डिया से लगभग 4.5 मील नॉर्थ वेस्ट में 2,818 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। तभी अचानक से पायलट्स ने देखा कि उनका एंटायर विंड स्क्रीन बड़े बड़े पक्षियों से कवर हो गया है। पैसेंजर्स और क्रूज को पूरे प्लेन में टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। इसके साथ ही हुआ एक लाउड एक्सप्लोजन और ये एक्सप्लोजन हुआ था प्लेन के इंजन में। विंडो सीट पर बैठे पैसेंजर्स ने तेजी से इंजन से आग निकलते हुए देखा। फिर इसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। कैप्टन सलेनबर्गर ने तुरंत ही रेडियो पर मेडे कॉल किया और कहा कि हमारे प्लेन में बर्ड स्ट्राइक हुआ है, हम दोनों इंजन का थ्रस्ट खो चुके हैं और हम लागार्डिया एयरपोर्ट की ओर वापस टर्न कर रहे हैं। कैप्टन सलेनबर्गर की बात सुन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक हार्टन ने सिचुएशन के सीरियसनेस को समझते हुए लागार्डिया के कंट्रोल टावर से सारे डिपार्चर्स को होल्ड पर रखने को कहा और सलेनबर्गर को पहले तो रनवे 13 पर वापस लैंड करने का डायरेक्शन दिया। इसके बाद कुछ और रनवे के ऑप्शंस भी दिए, लेकिन सलेनबर्गर ने रिस्पॉन्स किया, अनेबल। It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land runway 13? Runway 1. We may end up in the Hudson. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. लेकिन कैप्टन ने जल्दी ही एयरपोर्ट पर लैंड करने का अपना डिसीजन चेंज कर लिया और एटीसी से कहा कि हमारे प्लेन की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाएं। हालांकि प्लेन का स्पीड अभी भी इतना ज्यादा था कि इंजन फेलियर के बाद भी 19 सेकंड्स तक ये प्लेन बिना इंजन के क्लाइंब करता रहा और इस तरह से ये अब 3060 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच चुका था। इसके बाद ये प्लेन तेजी से नीचे आने लगा और 3:28 तक विमान इतना नीचे आ गया था कि विंडो से हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी दिखना शुरू हो गया। प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोगों की सांसें अधर में थी, एक को छोड़कर कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर। वो पैसेंजर्स की जान बचाने की हर जुगत में लगे हुए थे। उनका दिमाग कंप्यूटर की रफ्तार से तेज चल रहा था, इसलिए ये रियलाइज करते हुए कि दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, सलेनबर्गर ने कंट्रोल संभाला, जबकि जेफरी स्काइल्स ने इंजन रीस्टार्ट करने के लिए चेकलिस्ट देखना शुरू किया। चेकलिस्ट बेसिकली प्लेन में मौजूद वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कंप्लीट प्रोसीजर लिखा होता है कि किस पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट को कौन से एक्शंस लेने चाहिए। खैर, उस चेकलिस्ट में इंजन रीस्टार्ट करने का प्रोसेस तो था, पर वो उस कंडीशन में जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर हो। इंजन रीस्टार्ट वाली बात से शायद आपको एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश याद आया हो, जो 12 जून 2025 का हुआ ट्रैजिक क्रैश और एविएशन हिस्ट्री में डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर्स में से एक है। लिहाजा हाई एल्टीट्यूड्स में पायलट्स के पास कुछ वक्त होता है जिसमें वो केयरफुली सोचकर सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यूएस एयरवेज का ये एयरक्राफ्ट तो सिर्फ 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और वो भी तेजी से नीचे आ रहा था। इसलिए इस केस में इंजन रीस्टार्ट करने का ऑप्शन कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए कैप्टन ने एटीसी से कहा कि जिस रफ्तार से हम नीचे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम लागार्डिया एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने पास के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और ये एयरपोर्ट था न्यू जर्सी का टेटरबोरो एयरपोर्ट। उन्हें टेटरबोरो एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करने की परमिशन भी मिल गई।
लेकिन जल्दी ही कैप्टन सलेनबर्गर ने कुछ कैलकुलेशन किया और एटीसी से कहा कि हमारा प्लेन न्यू जर्सी भी नहीं पहुंच पाएगा। हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता था प्लेन को हडसन नदी में उतार देना। सो कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर ने संयम बरतते हुए एटीसी से कहा कि हम हडसन रिवर में लैंड करेंगे। हडसन पर लैंड करने की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सकते में आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक हार्टन कुछ सेकंड्स चुप रहे। उन्हें लगा कि उनसे सुनने में कोई गलती हो गई है, इसलिए पैट्रिक ने दोबारा कंफर्म भी किया। Runway 1. Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 54718, turn left thing 210. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 1529, Houston. कप्तान सलेनबर्गर ने तय कर लिया था। अब कैप्टन ने प्लेन को हडसन की तरफ टर्न करना शुरू कर दिया। हडसन रिवर को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है। इसी बीच सलेनबर्गर ने फ्लाइट केबिन एड्रेस सिस्टम पर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ब्रेस फॉर इम्पैक्ट का कमांड दिया। This is the captain. Brace for impact. ब्रेस फॉर इम्पैक्ट का इंस्ट्रक्शन तब दिया जाता है जब एयरप्लेन किसी इमरजेंसी लैंडिंग या क्रैश सिचुएशन में हो, जिससे कि प्लेन में मौजूद सारे लोग एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर, जिसे कि ब्रेज पोजीशन कहते हैं, या उस तरह बैठ जाएं, उसमें आ जाएं, ताकि मिनिमाइज इंजरी की पॉसिबिलिटी हो। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स ने पैसेंजर्स को ये चेतावनी दी कि हम नदी में लैंड करने वाले हैं और कोलैशन के लिए तैयार रहने को कहा। इसी बीच उधर एटीसी ने कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया और रेस्क्यू मिशन के लिए अलर्ट मोड पर रहने को कहा। अब प्लेन 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगा। एयरक्राफ्ट को पानी में सेफली लैंड कराने के लिए स्पीड को जितना पॉसिबल हो सके कम रखना पड़ता है, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग इंश्योर की जा सके। नहीं तो प्लेन जैसे ही पानी में टच डाउन करेगा वो बाउंस बैक करके ऊपर उठ सकता है और ऐसे में प्लेन के कई टुकड़े भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ कैप्टन सलेनबर्गर एक एक्सपीरियंस पायलट होने के साथ साथ एक एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट भी थे और कई हादसों की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बतौर एक्सपर्ट शामिल भी किया गया था। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि कैसे प्लेन को पानी में उतारना है। हालांकि एयरक्राफ्ट को पानी में भी लैंड कराना पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए काफी कॉशन रिक्वायर्ड है और इंश्योर करना पड़ता है कि प्लेन के सारे होल्स बंद हो, जैसे कि केबिन और कॉकपिट के सारे डोर्स, लगेज एरियाज, यहाँ तक कि लैंडिंग गियर को भी क्लोज रखना पड़ता है, क्योंकि लैंडिंग गियर का ओपनिंग डोर इतना बड़ा होता है कि बहुत सारा पानी प्लेन के अंदर एंटर कर सकता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट चंद ही मिनटों में कंप्लीटली डूब सकता है। यूएस एयरवेज 1549 जैसे जैसे नीचे आ रहा था, वैसे वैसे कॉकपिट में अलार्म भी बजने शुरू हो गए। ये अलार्म था GPWS, यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का, और ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन का कंप्यूटर सिस्टम ये सेंस करता है कि प्लेन ग्राउंड के नजदीक आने लगा है, लेकिन अभी भी इसका लैंडिंग गियर क्लोज है। तो कंप्यूटर को लगता है कि ये सही नहीं है, इसलिए पायलट को अलर्ट करने के लिए कि या तो प्लेन को ऊपर ले जाओ या फिर लैंडिंग गियर को डाउन करो। इसीलिए बैक टू बैक लैंडिंग गियर और पुल अप के अलार्म से पूरा कॉकपिट गूंजने लगता है। सलेनबर्गर इन अलार्म्स को इग्नोर करते हुए प्लेन को पानी में टच डाउन कराते हैं। एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड की वजह से पानी में फिसलते हुए कुछ दूर आगे तक जाता है, लेकिन फाइनली कुछ ही देर में रुक भी जाता है। ये एयरक्राफ्ट एयरबस A320 था और यहाँ एयरबस कंपनी को भी ये पता था कि कभी ना कभी प्लेन इस सिचुएशन में भी आ सकता है जब इसे पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए एयरबस ने एक डिचिंग बटन भी प्रोवाइड किया था। इस बटन को प्रेस करने के बाद प्लेन खुद को पानी में उतरने के लिए तैयार कर लेता है और इस डिचिंग बटन को प्रेस करते ही प्लेन के सारे इंडेक्स क्लोज हो जाते हैं, इवन आउटफ्लो वॉल्व भी, जहां से हवा बाहर जाती है, और ऐसे ही सारे पैसेजेस को भी बंद कर देता है जहां से एयरक्राफ्ट के अंदर पानी आने की कोई भी पॉसिबिलिटीज हो। लिहाजा कैप्टन ने इस बटन को प्रेस किया ताकि प्लेन में जल्दी से पानी ना भरे, जिससे कुछ और टाइम पैसेंजर को बाहर निकलने के लिए मिल सके। 3:21 पर एयरक्राफ्ट हडसन के अपर सरफेस से टकराया और कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर का एक्सपीरियंस यहाँ काम आया। प्लेन सिंगल पीस पर नदी में उतरा। सटीक कोण पर हुई लैंडिंग पोटेंशियल एक्सप्लोजन से भी प्लेन को बचा लिया। प्लेन जैसे ही पानी में रुका, कैप्टन कॉकपिट से बाहर कैबिन में आकर पैसेंजर्स से बिना पैनिक में आए जल्दी से निकलने को कहा, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी। किसी ने रियर लेफ्ट एग्जिट डोर को खोल दिया था, जिससे कि प्लेन के अंदर काफी तेजी से पानी भरने लगा और इस वजह से एयरक्राफ्ट नदी में डूबने लगा। हालांकि ये डोर किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने खोला था या किसी पैसेंजर ने, इसमें अभी भी डिस्प्यूट है। खैर, डूबने से बचने की कवायद में पैसेंजर बाहर निकलकर प्लेन के विंग्स पर जमा हो गए। विंग्स तेल और पानी के मिक्सचर से स्लिपरी हो गया था। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि कोस्ट गार्ड्स और जो दूसरे रेस्क्यू बोट्स थे वो काफी पास थे।
और उन्हें इंसिडेंट साइट तक पहुंचने में लगभग 4 मिनट लगे। लेकिन अब तक कुछ लोग नदी में कूद गए थे। पानी का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री था, मतलब इतना ठंडा कि कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो जाए। लिहाजा इसी को देखते हुए जल्दी में पैसेंजर्स को वहां से निकाला गया और 25 मिनटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे प्लेन को खाली करा लिया गया। एक पैसेंजर व्हीलचेयर में भी थे, उस शख्स को भी टाइम से बाहर निकाल लिया गया। वैसे एक बात आपको जाननी चाहिए कि कैप्टन सली या सलेनबर्गर वो प्लेन से तब तक बाहर नहीं आए जब तक कि लास्ट पैसेंजर बाहर नहीं निकल गया, और इसके बाद सलेनबर्गर ने 2 बार पूरे प्लेन को चेक किया, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई पीछे रह तो नहीं गया। उसके बाद ही वो बाहर आए और इसके कुछ ही मिनट बाद ही यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 पानी में समा गया। इस टेरिबल एक्सीडेंट में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। सभी 155 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। हालांकि कुछ लोग इंजर्ड जरूर हुए, जबकि 155 लोगों के लगेज और बिलोंगिंग्स पानी में बेशक डूब गए। इसलिए कंपनी ने $5000 पर पैसेंजर दिया ताकि नुकसान को थोड़ा तो कॉम्पेंसेट किया जा सके। इवन टिकट के जितने भी पैसे लगे थे वो भी रिफंड कर दिए गए। और इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी कि 17 जनवरी को बड़े बड़े क्रेन की हेल्प से इस एयरक्राफ्ट को हडसन से बाहर निकाला गया। प्लेन का लेफ्ट इंजन उखड़कर अलग हो चुका था। इंसिडेंट के 7 दिनों बाद इस टूटे हुए इंजन को भी ढूंढकर निकाला गया। वही राइट साइड का इंजन उतना डैमेज नहीं हुआ था कि वो रीस्टार्ट भी नहीं किया जा सके। लेकिन पायलट को दोनों इंजन डेड बस इसीलिए बता रहा था क्योंकि राइट साइड के इंजन का सेंसर खराब हो चुका था और वो सही इंडिकेशन नहीं दे रहा था। इसीलिए कैप्टन को लगा कि दोनों इंजन डेड हो चुके हैं। इंजन में बर्ड्स का ढेर सारा सैंपल पड़ा हुआ मिला और इसके डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पता चला कि ये बर्ड्स कनाडा गीज थे। इन बर्ड्स का वजन काफी भारी होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मैसिव इंजन बर्ड स्ट्राइक को नहीं झेल सकता। तो बात यह है कि जब इंजन की टेस्टिंग की जाती है तो उस दौरान मरे हुए बर्ड्स को भी इंजन के अंदर डालकर ये देखा जाता है कि कहीं ये इंजन को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। मगर टेस्टिंग के दौरान इतने भारी वेट वाले और इतनी बड़ी संख्या में बर्ड्स को डालकर इंजन की टेस्टिंग नहीं की गई थी। लिहाजा इस इंसिडेंट के बाद इन बर्ड्स को ट्रैक किया गया और सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 17 ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जहां बड़ी मात्रा में कनाडा घुस रहा करती थी। और इन लोकेशंस में इन बर्ड्स के करीब 2000 अंडे मिले। इन सारे अंडों के ऊपर ऑयल डाला गया और वापस से उन अंडों को घोंसलों में रख दिया गया। अंडे के ऊपर ऑयल डालने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पास होना बंद हो जाता है और अंडे के सेल्स कभी डेवलप कर ही नहीं पाते और इस तरह से सारे के सारे अंडे खराब हो जाते हैं और अंडे के अंदर जो बच्चे भी हो तो वो अंदर ही मर जाते हैं। ऐसे में इन बर्ड्स को लगता है कि यहाँ कोई एपिडेमिक फैल चुका है जो हमारे सारे अंडे को खराब कर रहा है। इसलिए बर्ड्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जगह ही छोड़ देते हैं। कुछ इसी तरह से ट्रिक लगाकर सारे के सारे बर्ड्स को एयरपोर्ट से दूर भगाया गया और इस हादसे को देखते हुए वर्ल्ड वाइड लगभग 70,000 बर्ड्स को मार डाला गया। उधर इस हडसन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने फ्लाइट सिमुलेटर्स का यूज करके 13 बार प्लेन को एग्जैक्टली उसी तरह से उड़ाया। NATSB ने फ्लाइट सिमुलेटरों का यूज इस पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने के मकसद से किया था, ये देखने के लिए कि क्या उस सिचुएशन में यूएस एयरवेज को सेफली लगार्डिया लौटाया जा सकता था या फिर टेटरबोरो की ओर डाइवर्ट करके वहां पहुंचा जा सकता था या नहीं। तो इसका रिजल्ट ये था कि लागार्डिया के लिए किए गए 13 सिम्युलेटेड रिटर्न में से सिर्फ 7 में ही प्लेन सक्सेसफुली एयरपोर्ट तक पहुंच पाया और टेटरबोरो की 2 सिम्युलेटेड रिटर्न में से केवल 1 सक्सेसफुल रहा। और 4 मई 2010 को NTSB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट इशू की, जिसमें अल्टीमेटली बोर्ड ने माना कि कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर के उस वक्त हडसन में डिचिंग का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि सिमुलेशन से पता चल चुका था कि एयरक्राफ्ट मुश्किल से लागार्डिया तक वापस आ सकता था। इतना ही नहीं, इंटायर फ्लाइट क्रू मेंबर्स को अवार्ड से ऑनर भी किया गया और कॉकपिट क्रू को आउटस्टैंडिंग एविएशन अचीवमेंट के लिए भी अवार्ड्स दिए गए और स्पेशली चेल्सी सलेनबर्गर नाम 2010 की ग्रैंड मार्शल की लिस्ट में शामिल किया गया और 2009 के मेजर लीग बेसबॉल सीजन, जिसमें उन्होंने सेरेमोनियल फर्स्ट पिच फेंकी, उनकी जर्सी पर सली नाम और 155 नंबर लिखा था, जो प्लेन में सवार लोगों के नंबर थे। और कैप्टन चेस्ली सली सलेनबर्गर एक हीरो बन चुके थे। कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर यूएस एयरवेज में 30 साल बिताने के बाद 3 मार्च 2010 को रिटायर हुए और अपनी फाइनल फ्लाइट के दौरान वो जेफरी स्काइल्स एंड फ्लाइट 1549 के कई पैसेंजर्स के साथ फिर से मिले। A water salute for Captain Sully as his final flight touched down in Charlotte, North Carolina Wednesday afternoon. The pilot, who safely landed the plane on the Hudson River in January of last year, is retiring after 30 years. Obligations and demands of my time and opportunities, quite frankly, that are of a limited time nature, that it's important that I pursue those now.